एबीपी 24 न्यूज पर अब वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, एक दूसरे की सहायता करके आमजन दिखाते हैं कि किसी का दिल छूने के लिए हाथ छूने की जरूरत नहीं। मदद का हाथ बढ़ाते चलो, इस अंधे सिस्टम का सच दिखाते चलो। राहुल गांधी के साथ साथ रणदीप सुरजेवाला ने भी एक तस्वीर साझा करते हुए जिसमें लिखा है, अंतिम संस्कार के लिए भी 20 घंटे का इंतजार, पर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, ये मानवता के खिलाफ है, ये अपराध भी है। अंतिम संस्कारों का यह अत्यंत हीन सिलसिला अहंकारी शासकों के पत्थर दिली का सबूत भी है। अपने ही लोगों की लाशों की बुनियाद पर सरकार मजबूत नहीं हो सकती। ये तस्वीरें और घटनाएं मोदी सरकार को जीवन भर पीछा करेंगी। आगे मौत के आंकड़े छुपाए जाने पर ये है खट्टर दुष्यंत सरकार का असली चेहरा। जीने नहीं देंगे और मर गए तो आंकड़े भी बाहर नहीं आने देंगे। इतिहास में इससे शर्मनाक, मानवीय और संवेदनहीन सत्ताधीश कभी नहीं हुए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए पेश की गई कार्य योजना को खारिज करते हुए 3 मई को सुबह 11 बजे अगली सुनवाई पर नई और लागू होने लायक योजना पेश करने के निर्देश दिए हैं। संक्रमण को रोकने के लिए योगी सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई की थी, जिसमें सरकार द्वारा पेश की गई नीतियों को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। प्रदेश सरकार को 12 बिंदुओं में वो कदम उठाने के निर्देश दिए गए थे जिसमें महामारी को रोकने में मदद मिल सकती है। सरकार द्वारा नाकामी के बाद हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कड़े शब्दों में कहा, जो लोग सत्ता में हैं वो मेरा कायदा मानो, वरना कोई कायदा नहीं जैसा रवैया छोड़ दें। हाईकोर्ट ने कहा, सरकार बहुत देरी से विस्तृत योजना बनाकर लाई है और इसके जरिए महामारी को नियंत्रण में करने का दावा कर रही है, लेकिन जन स्वास्थ्य को लेकर किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने कहा, उसे सरकार की नीयत पर शक नहीं है, लेकिन योजना को एक्शन में बदलने की भी आवश्यकता होती है। भारत में कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर का असर काफी खतरनाक होता जा रहा है। प्रतिदिन बढ़ रहे मामलों की संख्या में जहां वृद्धि हो रही है, तो वहीं सरकार द्वारा इसे नियंत्रण में करने के लिए लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू जैसे उपाय इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ऐसे में बिहार में आज लॉकडाउन लगने पर राज्य सरकार द्वारा फैसला लिया जा सकता है। बिहार में प्रतिदिन आ रहे मामलों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में नीतीश सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाने पर विचार विमर्श किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन समूह की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें ये फैसला हो सकता है। इसके साथ ही मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 घंटे तक मैराथन बैठक की। इस बैठक में 38 जिलों के जिलाधिकारी, उप मुख्यमंत्री और राज्य के बड़े अधिकारी शामिल रहे। इस बैठक में प्रत्येक जिलाधिकारी ने अपने जिले की स्थिति की जानकारी मुख्यमंत्री के साथ साझा की। इसके बाद लॉकडाउन लगने के संकेत बढ़ते जा रहे हैं। संक्रमण की दूसरी लहर काफी घातक साबित हो रही है, क्योंकि ये सीधा मरीजों के फेफड़ों पर असर डाल रही है, जिस कारण मरीजों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। संक्रमण के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए जनहित में चुनाव आयोग ने चुनाव नतीजों के दिन विजय जुलूस निकालने पर पूरी तरह से रोक लगाने का फैसला लिया है। ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई विदेशों से भी मंगवाई जा रही है। ऐसी स्थिति में दवाओं और ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों पर सरकार और कोर्ट की पैनी नजर बनी हुई है। दोनों ही कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, कोविड-19 महामारी से लड़ाई टीम वर्क, सामूहिक भावना और समाज के प्रत्येक स्तर पर सभी के सहयोग व समन्वय से लड़नी होगी। पिछले वर्ष के अनुभव का लाभ उठाते हुए इस वर्ष महामारी को परास्त कर हम इस लड़ाई में सफल होंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश में संक्रमण के मामलों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। इसके साथ ही अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और दवाइयों की किल्लत हो गई है, जिस कारण लोग प्रतिदिन अपना दम तोड़ रहे हैं। ऐसे में सरकार द्वारा संक्रमण को नियंत्रण करने के लिए
सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेषज्ञ चिकित्सा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और नर्सिंग होम एसोसिएशन के पदाधिकारियों से वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा हर जिले में कोविड-19 संक्रमित व्यक्तियों के लिए डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए जाएं। इसके लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा विभाग को कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा L1 सुविधा के लिए 1,16,000 बेड उपलब्ध हैं। L2 और L3 के लिए 65,000 बेड उपलब्ध हैं। इन बेड की संख्या को 2 गुना करने का निर्देश दिया गया है। RT-PCR जांच की क्षमता 10 मई तक दुगना करने के निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा जारी किए गए हैं। लैब क्षमता का विस्तार करने के साथ साथ सरकारी क्षेत्र के और निजी क्षेत्र को भी जोड़ने के लिए आदेश जारी किया गया है। भारत में कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर कोहराम मचा रही है। ऐसे में लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं। कोई आर्थिक मदद दे रहा है तो कोई ऑक्सीजन और दवाएं दान कर रहा है। लेकिन महाराष्ट्र के नागपुर निवासी नारायण भावराव दाभाडकर ने अपना जीवन दान में दे दिया। 85 वर्ष के बुजुर्ग नारायण ने एक युवक को अपना बेड देते हुए कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी जी ली है, लेकिन उस व्यक्ति के पीछे पूरा परिवार है, उसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। कोविड-19 संक्रमित मरीज 85 वर्षीय बुजुर्ग नारायण भावराव दाभाडकर को बड़ी मशक्कत के बाद उनके बेटे और दामाद ने मुश्किलों से इंदिरा गांधी शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया था। काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद उन्हें एक बेड आवंटित किया गया था, जिसके बाद एक महिला रोती हुई उनके पास आई, जो अपने 40 वर्षीय पति को लेकर अस्पताल आई थी और वो बेड की तलाश में थी। महिला की पीड़ा को देखकर नारायण ने डॉक्टर से कहा, मेरी उम्र 85 साल के पार है, मैंने काफी कुछ देख लिया है, मैं अपना जीवन जी चुका हूँ। बेड की आवश्यकता मुझसे ज्यादा इस महिला के पति को है। उस शख्स के बच्चों को अपने पिता की आवश्यकता है, वरना वो अनाथ हो जाएंगे। जिसके बाद नारायण ने अपना बेड उस महिला के पति को दे दिया। उनके आग्रह को देखकर अस्पताल प्रशासन ने नारायण से कागज पर लिखवाया, मैं अपना बेड दूसरे मरीज के लिए स्वेच्छा से खाली कर रहा हूं। जिसके बाद नारायण स्वीकृति पत्र भरकर घर लौट गए। घर पर इलाज होने के 3 दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार नारायण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे। नारायण की इस दरियादिली को देखकर हजारों लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर नारायण राव को अद्भुत त्याग के लिए नमन किया जा रहा है। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने अपने फेसबुक पोस्ट पर नारायण के इस अतुलनीय त्याग का जिक्र करते हुए कहा, जो लोग राष्ट्रीय सेवा संघ की सत्कार भावना और संस्कारों को जानते हैं, उन्हें पता है कि ये ऐसा सेवाभावी संगठन है जो अपने प्राण देकर भी सेवा करने से नहीं चूकते। अपना जीवन देकर किसी दूसरे के जीवन की रक्षा करने वाले के प्रति मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, दूसरे व्यक्ति की प्राण रक्षा करते हुए नारायण जी 3 दिनों में संसार से विदा हो गए। समाज और राष्ट्र के सच्चे सेवक ही ऐसा त्याग कर सकते हैं। आपके पवित्र सेवा भाव को प्रणाम। आप समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। कोरोना काल में जब अपने भी लोगों के दुख में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, यहाँ तक कि अर्थी को कांधा देने के लिए पड़ोसी रिश्तेदार भी कदम पीछे कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। कोविड-19 से मृत पत्नी के अंतिम संस्कार में सहयोग के लिए गांव से 4 कंधे नहीं मिले तो पति साइकिल पर शव रखकर नदी किनारे चल पड़ा। सूचना मिलने पर पुलिस ने न सिर्फ कंधा दिया बल्कि अंतिम संस्कार के लिए सामान और शव घाट तक पहुंचाने के लिए वाहन भी उपलब्ध कराया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में गांव निवासी तिलकधारी सिंह की पत्नी राजकुमारी का 56 वर्ष की उम्र में जिला अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हो गया था। एम्बुलेंस में शव लेकर तिलकधारी गांव पहुंचे। अंतिम संस्कार के लिए शव घाट तक ले जाने में पड़ोसियों से सहयोग मांगने पर जवाब में सिर्फ ना सुनाई दिया। कोविड-19 से मौत होने के कारण कोई भी अर्थी को कंधा देने के लिए आगे नहीं आया। हालात के आगे बेबस होकर और कोई उपाय नहीं दिखा तो पति ने अपनी मृत पत्नी के शव को साइकिल पर रखकर अकेले अंतिम संस्कार करने के लिए
घाट पर जा रहे थे। नदी किनारे पहुंचने पर देह संस्कार के लिए चिता भी नहीं लगा पाए थे कि गांव के लोगों ने शव जलाने से मना कर दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तिलकधारी सिंह की सहायता करते हुए शव के लिए टिकटी बनाई, उसे कंधा दिया और फिर वाहन की व्यवस्था कर शव को रामघाट तक भिजवाया। अंतिम संस्कार के लिए पुलिस द्वारा पैसे भी मुहैया कराए गए। नोएडा सेक्टर 39 स्थित सीएमओ कार्यालय में मंगलवार को 3 महिला अस्पताल में भर्ती अपने मरीजों को रेमडेसिविर लगवाने के लिए सीएमओ डॉक्टर दीपक ओहरी के आगे पैर छूकर गुहार लगा रही थी, लेकिन सीएमओ ने उनकी रिपोर्ट लेकर आश्वासन देते हुए आगे बढ़ गए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जारी हुआ तो लोगों ने सीएमओ को जमकर ट्रोल किया। लोगों ने सीएमओ के इस रवैये पर अपनी भड़ास निकालना शुरू कर दिया और कहा, जब तक इनके पैर नहीं पड़ेंगे तब तक ये जान नहीं बचाएंगे। दिल्ली के नोएडा में संक्रमण के मामलों की संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था उचित नहीं है, जिस कारण लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में प्रदेश सरकार ने रेमडेसिविर जैसी दवाओं को बिल्कुल कमी नहीं होने का जनता को आश्वासन दिया है, लेकिन हालात कुछ और नजर आ रहे हैं। महिलाओं द्वारा सीएमओ के पैर छूने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। इस वीडियो के जरिए प्रशासन के हालात साफ नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कोविड-19 संक्रमित मरीज की एक महिला परिजन ने गौतम बुद्ध नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर रेमडेसिविर इंजेक्शन मांगने के लिए फिर से उनके कार्यालय आने पर जेल भिजवाने की धमकी देने का आरोप लगाया है। महिला रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए 7-8 अन्य लोगों के साथ सीएमओ के दफ्तर गई थी। सभी लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन ढूंढ रहे थे और वहीं पर उनके साथ यह कथित घटना घटित हुई। राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण के कारण हालात दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं। प्रतिदिन बढ़ रहे मामलों की संख्या से व्यवस्थाएं पूरी तरह से फेल हो गई हैं। ऐसे में अस्पतालों में सही तरीके से ऑक्सीजन न बांटने पर हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के प्रति नाराजगी जताते हुए कहा, अपने घर को संभालिए। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हमें बताएं, हम केंद्र को इसे संभालने के लिए कहेंगे। लोग मर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में बिगड़ती हुई स्वास्थ्य व्यवस्था और बेकाबू संक्रमण के कारण लोगों की जान जा रही है, जिस पर न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की खंडपीठ के समक्ष पेश महाराजा अग्रसेन अस्पताल में ऑक्सीजन की आपूर्ति में विफलता पर सेठ एयर सप्लायर ने कहा, दिल्ली सरकार के पास ऑक्सीजन की आपूर्ति के विवरण पर कोई जवाब नहीं है। ऑक्सीजन है, लेकिन किस प्रकार सप्लाई करनी है सरकार नहीं जानती। जिसके बाद खंडपीठ ने सरकार के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा, फिर से हम देख रहे हैं आप केवल लॉलीपॉप बांट रहे हैं। आदमी कह रहा है उसके पास 20 टन ऑक्सीजन है, लेकिन सरकार इसे जनता को नहीं उपलब्ध करा पा रही है और आप कहते हैं आपके पास ऑक्सीजन नहीं है। जिसके बाद अदालत ने तुरंत उनके यूनिट को टेक ओवर करने का निर्देश जारी करते हुए कहा, सरकार के अधिकारियों के प्रबंधन के तहत संयंत्र को चलाने में कोई बाधा उत्पन्न न करें। सरकार इस यूनिट को कल तक संभाल ले। संक्रमण के मामले जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, सरकार लोगों को सावधानी बरतने के लिए कह रही है, मगर अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने साथ साथ दूसरों की जान खतरे में डालने से जरा भी हिचकिचा नहीं रहे हैं। पश्चिम त्रिपुरा के जिलाधिकारी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो शादी के हॉल में छापेमारी करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां कोविड-19 गाइडलाइंस का जमकर उल्लंघन किया जा रहा है। इस वीडियो में जिलाधिकारी शैलेश यादव काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं और हॉल में मौजूद पुलिस कर्मियों को फटकार लगा रहे हैं। जिलाधिकारी ने मौजूद पुलिस कर्मियों को निर्देश देते हुए कहा, वो दूल्हा दुल्हन समेत हॉल में मौजूद सभी लोगों को बाहर निकालकर गिरफ्तार करें और इन लोगों के खिलाफ नाइट कर्फ्यू और महामारी आपदा कानून के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए। डीआर यादव ने वहां मौजूद पुलिस कर्मियों पर आरोप लगाते हुए कहा, वो प्रशासन को सहयोग नहीं दे रहे हैं। वो सरकार से पूर्व अगरतला पुलिस स्टेशन के प्रभारी की शिकायत करेंगे और उन्हें निलंबित करने की सिफारिश भी की जाएगी। वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने जिलाधिकारी के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा, प्रशासन को सिर्फ
आम लोग ही नजर आते हैं। कार्रवाई के लिए नेताओं को कुछ नहीं कहते। जिसके बाद जिलाधिकारी शैलेश यादव ने शादी रुकवाने के लिए माफी मांगी और कहा उनका उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करने का नहीं था। वहीं मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने मुख्य सचिव मनोज कुमार से घटना को लेकर रिपोर्ट तलब करने के आदेश दिए हैं। कल का आईपीएल का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के धुरंधर बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 42 गेंदों में 75 रन बनाए। टॉस जीतने पर आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जिसके बाद 171 का टारगेट दिया। जवाब में दिल्ली 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 170 रन ही बना सकी और आरसीबी ने 1 रन से मैच को अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही आरसीबी पॉइंट टेबल पर नंबर 1 पे आ गई है। पहली इनिंग में बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी की शुरुआत खराब रही, लेकिन मैक्सवेल और एबी डिविलियर्स ने टीम को संभाला। दोनों ही प्लेयर्स ने मिलकर चौथे विकेट के लिए 54 रन की पार्टनरशिप की। वॉशिंगटन सुंदर भी कुछ खास कमाल नहीं कर सके और 9 बॉल पर 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 18 ओवर में 139 रन पर 5 विकेट गिरने के बाद एबी डिविलियर्स ने अकेले मोर्चा संभाला। उन्होंने आखिरी 2 ओवर में डेनियल के साथ मिलकर 32 रन जोड़े। आखिरी ओवर में डिविलियर्स ने 3 छक्के समेत 23 रन जोड़े। डिविलियर्स ने 75 रन और सेम्स ने 3 रन बनाकर नॉट आउट रहे। दबाव होने के कारण दिल्ली की टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। शिखर धवन ने 7 बॉल पर 6 रन बनाकर आउट हो गए। शिखर धवन का विकेट चहल के हाथों में कैच कराया गया, जिसके बाद शॉ ने कुछ अच्छे शॉट्स लगाए। स्मिथ 5 बॉल पर 4 रन बनाकर आउट हो गए। आखिरी 2 ओवर में दिल्ली को 25 रन बनाने थे, पर हर्षद पटेल और सिराज ने दिल्ली को सिर्फ 23 रन ही बनाने दिए। पंत 58 और हेटमायर 53 रन बनाकर नॉट आउट रहे।